गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में एक और वीडियो लेके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ये कह सकते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक या फिर आपका हार्ट ऑफ केमिस्ट्री है। अगर आप आगे जितनी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होंगे हमारी केमिस्ट्री से जुड़े, उन सबको समझने के लिए पहले आपको इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर को। इसको हम जो है 2 से 3 क्लास में पूरा करेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास होगी। इसमें हम समझेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ थ्योरीज के बारे में। कैसे जो ह्यूमंस ने धीरे-धीरे एक्सपेरिमेंट्स करे, नए-नए स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा, अपनी जो नॉलेज है कैसे ह्यूमंस की डेवलप हुई थी एटम के स्ट्रक्चर को लेकर, और कौन से साइंटिस्ट ने कौन से एक्सपेरिमेंट करे थे, जिससे नई-नई बातें पता चली हमें एटम्स के बारे में। इसमें सबसे पहले तो हम अपने एंटोनियो लाओइत्ज़ के बारे में ही पढ़ेंगे, उनके लॉज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जो है डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर जे थॉमस की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर रदरफोर्ड की, और आखिर में नील बोर की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली 4 तो हम एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और 2 प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, जो एटम्स के जानकारी से पहले हमें 2 प्रिंसिपल या फिर 2 लॉ दिए गए थे, उन 2 लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखें। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं उसका थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हम जो है एंटोनियो लावोइत्ज़र के बारे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम जोसेफ प्राउस की लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ 4 हमारे पास एटॉमिक थ्योरीज़ हैं, एटम्स के ऊपर लेके 4 थ्योरीज़ आई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। जिनमें सबसे पहले जॉन डाल्टन आते हैं, जिन्होंने एटम का नाम दिया था, जो एटम का नामकरण हुआ था, सबसे पहले एटम के बारे में बात करी गई थी, वो जॉन डाल्टन ने करी थी। मॉडर्न साइंस की बात करें हैं, हमारे इंडियन लिटरेचर में, इंडियन जो हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडिया में काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी बात करी थी एटम्स की। पर जो मॉडर्न साइंस में सबसे पहले एटम्स की बात करी थी, वो हमारे जॉन डाल्टन ने करी थी। एटम का जो नाम दिया गया है, वो भी डाल्टन के द्वारा ही दिया गया है। उसके बाद फिर हमारे जे थॉमसन आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की खोज करते हैं, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स की खोज करते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर बताते हैं एटम का। ये बोलते हैं कि जो एटम है वो एक पुडिंग की तरह या फिर तरबूज की तरह दिखाई देता है, और उसके अंदर छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जे थॉमसन की थ्योरी थी। फिर उसके बाद हमारे रदरफोर्ड आते हैं। रदरफोर्ड जो है जे थॉमसन की थ्योरी को इम्प्रूव करते हैं। वो बताते हैं जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स तो सही बताए थे, पर जो एटम है हमारा वो तरबूज की तरह नहीं दिखाई देता, एक सोलर सिस्टम की तरह दिखाई देता है, जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सन की तरह बीच में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं हमारे न्यूक्लियस के। कॉन्स्टेंटली वो घूमे जा रहे हैं, चक्कर लगाए जा रहे हैं। पर इनका मानना था कि वो धीरे-धीरे अपनी एनर्जी लूज़ करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और बाद में जाके मिल जाते हैं, न्यूक्लियस में ही जाके मिल जाते हैं। ये रदरफोर्ड का मानना था। फिर नील बोर आते हैं। नील बोर जो है रदरफोर्ड की थ्योरी को और इम्प्रूव करते हैं। वो बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल हैं, वो अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने गलत बात बोली थी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है? और जो हमारी प्रेजेंट थ्योरी हम जो मानते हैं वो नील बोर की ही मानते हैं। इसके बारे में भी हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे हम इन सभी थ्योरी, चारों थ्योरीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आए थे, क्या उनके ड्रॉबैक्स थे, एक्सपेरिमेंट में किन-किन चीज़ों का उन्होंने यूज़ किया था, बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो हम जो शुरुआत करते हैं पहले इन 2 लॉज़ से करते हैं। अच्छा, वैसे जो चैप्टर की शुरुआत होती है उसमें एक और नाम आपको मिलता है हमारे महर्षि कन्नड का। महर्षि कन्नड का नाम आपको मिलेगा जब भी ये चैप्टर की बात होती है। वैसे तो ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, पर चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए एक-एक नाम कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। तो महर्षि कन्नड हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे, जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि पूरी दुनिया एक ही तरीके के कण से बनी है। पूरी दुनिया को जो अगर छोटे से छोटा पार्टिकल देखें, तो वो एक परमाणु होगा। उन्होंने जो एटम का यूज़ नहीं किया था नाम का, उन्होंने परमाणु नाम का यूज़ किया था। उन्होंने बोला था दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएँ हैं, जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं, सबके सब परमाणु के बने हैं, और परमाणु ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। ये थ्योरी थी हमारी महर्षि कन्नड की। उस समय इन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट से अपनी थ्योरी को
प्रूफ नहीं किया था, ये एंशिएंट टाइम की इनकी एक थ्योरी थी। फिर बाद में एंटोनियो लावोइत्ज़र आए, हमारे जो मॉडर्न युग में आए, और इन्होंने फिर अपनी ये सेम थ्योरी दी थी, जैसे हमारी जो है महर्षि कन्नड की थी, बिल्कुल सेम थ्योरी लावोइत्ज़र की भी थी हमारी थ्योरी। लावोइत्ज़र को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है चीज़ों को बताना शुरू किया था। अच्छा, लावोइत्ज़र ने जो एटम की बात नहीं कही थी, उन्होंने मास की करी थी। महर्षि कन्नड ने जो है मास की भी बात कही थी, कंजर्वेशन ऑफ मास की भी बात कही थी, और एटम की भी बात करी थी, ठीक है ना? तो इसमें कंफ्यूज मत होना ना, तो एटम की थ्योरी आई थी, वो डाल्टन ने दी थी। हमारे एंटोनियो लावोइत्ज़र कंजर्वेशन ऑफ मास की दी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो एंटोनियो लावोइत्ज़र का कहना था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना? इनका मानना था कि जो मास होता है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस वो अपनी फॉर्म बदलता रहता है। केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, पर वो जो वज़न है या फिर जो मास है वो कांस्टेंट रहता है। उन्होंने अपनी थ्योरी को और एक्सप्लेन करने के लिए किन 2 एग्ज़ाम्पल्स का यूज़ किया था? इन्होंने कंबशन का और रेस्पिरेशन का एग्ज़ाम्पल लिया था। इनका मानना था कि जैसे कि अगर आप कोई लकड़ी को जलाते हो, कोई मैचस्टिक को जलाते हो, ठीक है ना? तो आप देखते हो कि वो धीरे-धीरे जल के ख़त्म हो जाती है, राख में मिल जाती है, उसका वज़न नेग्लिजिबल हो जाता है, उसका वज़न 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना? पर हमारे एंटोनी लावोइत्ज़र कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। उसका वज़न कांस्टेंट ही रहता है, उसका मास भी कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लकड़ी को जलाते हैं, तो उसमें से बहुत सारा काला-काला धुआँ निकलता है ना? अगर उस सारे काले धुएँ को हम कैप्चर कर लें और बाद में जाके उस गैस का वज़न नापेंगे, तो वो उस लकड़ी के वज़न के बराबर ही होगा। ना थोड़ा कम होगा, ना ही थोड़ा ज़्यादा होगा। वो एकदम बराबर होगा उस लकड़ी के टुकड़े के। ये हमारे एंटोनियो लावोइत्ज़र की थ्योरी का कंक्लूजन था, ठीक है? इन्होंने जो हमारे कंबशन का यूज़ किया था, और ठीक है ना? और दूसरा इन्होंने जो है रेस्पिरेशन का यूज़ किया था। फिर उसके बाद जोसेफ प्राउस्ट की थ्योरी आती है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की। जोसेफ प्राउस्ट की लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की थ्योरी। इनका मानना था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो तो कंपाउंड से बनी हैं, और जो कंपाउंड्स हैं उसमें डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना? डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे कि हमारा CO2 हो गया, H2O हो गया, या फिर हमारा O2 भी हो गया। तो इनका मानना था कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो एक ही तरीके के एलिमेंट से बने हैं, वो भी डेफिनिट प्रोपोर्शन में उन एलिमेंट्स के। यानी कि अगर CO2 बना है तो वो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम से ही बना होगा, और वो भी उनके सेम प्रोपोर्शन से बना होगा, ठीक है ना? जो प्रोपोर्शन इन्होंने निकाला था वो मास के बेस पे निकाला था, इन्होंने एटम्स के नंबर के बेसिस पे नहीं निकाला था। जैसे कि अगर आप बोलो कि इसमें प्रोपोर्शन कितना होगा, 1:2 कह दोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि 1:2 तो इनके एटम का रेशियो हो गया, ठीक है, प्रोपोर्शन हो गया। इसको थोड़ा टेढ़ा जा रहा है हमारा। तो ये एटम का प्रोपोर्शन हो गया 1:2। इन्होंने जो है मास के प्रोपोर्शन के निकाला था। फॉर एग्जाम्पल जो कार्बन होता है, हमारे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, जबकि हमारे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है? तो 2 × 16, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा 12:32, यानी कि 3:8, ठीक है? तो 3:8 हमारा जो है निकल के आएगा प्रोपोर्शन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का और ऑक्सीजन के वजन का, मास का जो प्रोपोर्शन निकल के आएगा, वो हमारा 3:8 निकल के आएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसे ही हमारा H2O में भी निकाल सकते हैं। अगर H2O का अगर हम निकालें, तो जो हाइड्रोजन होता है उसका वजन 1 होता है, तो 2 लिख दिया, और इसका तो हमें पता ही है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 1:8 हो गया, ठीक है? और O2 में तो है ही सिर्फ ऑक्सीजन ही है, तो इसमें तो क्या रेशियो निकाल सकते हैं, इसमें तो प्रोपोर्शन निकाले ही नहीं सकते। तो ऐसे ही जो मैंने कहा था कि जितना किसी भी कंपाउंड का प्रोपोर्शन निकाले हम एलिमेंट्स के मास के टर्म्स में, तो वो हमेशा सेम रहेगा। अगर आप कोई भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ले लोगे, तो उसमें आपको 3 प्रोपोर्शन में कार्बन मिलेगी और 8 के प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन मिलेगी वजन के आधार पर, ठीक है ना? तो ये थे हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की थ्योरी। उसके बाद हमारी आ जाती हैं 4 एटॉमिक थ्योरीज, ठीक है? जिसमें से सबसे पहले हमारी जॉन डाल्टन की थ्योरी आती है। ये 1803 में ढूंढी गई थी।
एग्ज़ाम में कभी-कभार जो है आपको डेट भी पूछनी जाती है, पर जो कई सारी डेट्स ना आपको कई किताबों में जो है अलग-अलग से डेट्स मिलेंगी। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत हो जाना, इन डेट्स में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, तो आपको इतने ज़्यादा फ़ोकस नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि जो है हमारी एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी जो है 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में आई थी, ठीक है ना? 1803 यानी 19th सेंचुरी की एकदम स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है एटॉमिक थ्योरीज़ के ब आई थी, ठीक है? और जॉन डाल्टन ने ढूँढी थी ये थ्योरी। इनका मानना था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सबके सब एक एटम से बनी है। जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, सब एटम से ही बनी है। और ये जो एक तरीके के एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम होता है और दूसरे टाइप के एलिमेंट में दूसरे टाइप का एटम होता है। मतलब अगर हम जो है आयरन ही लेते हैं, तो आयरन कोई सा भी ले लो, कहीं से भी आयरन उठा लो, तो उसका एटम सेम ही मिलेगा आपको, सेम टाइप का ही जो है आपको एटम मिलेगा। वो सारे की सारा जो है आयरन है हमारा, पूरी दुनिया का जितना भी आयरन है, सबके सब एक सेम टाइप के एटम से बना होता है हमारा। और अगर आप जबकि ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन का एटम जो है आपके आयरन के एटम से बिल्कुल ही भिन्न होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। जो एटम्स होते हैं, अलग-अलग एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं और एक एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम होता है। ये थ्योरी थी हमारे जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। और जो इनका मेन बात थी, इन्होंने अपनी थ्योरी में जो मेन स्टेटमेंट दी थी, वो ये थी कि जो एटम है, एटम इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी मैटर and it can neither be created nor be destroyed. It can neither be divided. इनका मानना था कि एटम को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एटम कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी फर्दर डिवाइडेड। यहीं पे ये थोड़ा फेल हो जाती है इनकी थ्योरी, क्योंकि हम बाद में पढ़ते हैं कि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। एटम को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में एटम्स को आगे आने वाले हमारे साइंटिस्ट ने फर्दर डिवाइड किया था। पर जबकि हमारे जॉन डाल्टन जो हैं, उनका मानना था कि जो एटम है उसको ना ही फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये 1803 में एटॉमिक थ्योरी आई थी हमारी जॉन डाल्टन की। ठीक है? तो हमारे जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसकी कमियाँ क्या थी? एक कमी तो हमने आपको बता दी कि जो है इनका मानना था कि जो एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, पर हम देखते हैं कि बाद में एटम्स को फर्दर डिवाइड किया गया, उसको इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में फर्दर डिवाइड किया गया। तो ये तो इनकी पहली कमी। दूसरी, इन्होंने जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इन्होंने बस ये बोल दिया कि एक एटम है जो कि अनडिवाइडेबल है, तो फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने की आपको ज़रूरत ही क्या है? जब उसमें कुछ डिवाइड हो ही नहीं सकता, बस एक गोल आकार की बॉल है, वो तो उनका ये मानना था। तो उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया था, 2 कमी। और तीसरी इनकी जो कमी थी कि इन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में कुछ नहीं बताया था कि इन्होंने ये अपनी थ्योरी के दौरान आइसोटॉप की एक्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी समझाने में असमर्थ रहे थे। ये आइसोटॉप्स के बारे में नहीं समझा पाए, क्योंकि इनका मानना था कि जितने भी आयरन की चीज़ें हैं या फिर जितना भी यूरेनियम है, वो सब के सब एक ही टाइप के एटम से बना है। अगर सब एक ही टाइप के एटम से बना है सारा का सारा यूरेनियम, तो यूरेनियम के आइसोटॉप्स कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? एक तरीके का यूरेनियम कुछ कोई और प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, दूसरा कोई और प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। एक तरीके का कार्बन कुछ और प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है और उसका आइसोटॉप कुछ और प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है? तो ये आइसोटॉप को नहीं समझा पाए थे, ये अनडिविजिबिलिटी को नहीं समझा पाए थे कि जो एटम है वो फर्दर कैसे डिवाइड हो पा रहा है। और तीसरा, इन्होंने ये नहीं समझाया था कि जितने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं समझाया था, एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे दिखता है वो नहीं बताया था। फिर इन कमियों को दूर करने के लिए बाद में हमारे जे थॉम्सन आते हैं। जे थॉम्सन जो अपनी थ्योरी 1897 के आसपास कभी रिलीज करते हैं। वैसे एनसीईआरटी में 1897 भी लिखा है और कुछ जगह पे आपको 1898 भी मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। बस आपको ये रखना है कि 19th सेंचुरी के लास्ट में आपकी थ्योरी आती है जे थॉम्सन की, ठीक है? जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझाते हैं। प्लम पुडिंग थ्योरी भी कहते हैं इसको। इस थ्योरी को प्लम पुडिंग भी कहते हैं, वो मैं बताऊँगा क्यों कहते हैं, ठीक है? तो ये 1897 में थ्योरी आई थी, यानी कि 19th सेंचुरी के आखिरी में आई थी। और हमारी जॉन डाल्टन की 19th सेंचुरी के पहले में आई थी, 1803 के आसपास आई थी, ठीक है? और जो जे थॉम्सन थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की भी डिस्कवरी की थी। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं, वो जे थॉम्सन करते हैं, क्योंकि जॉन डाल्टन का तो मानना था
इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम एटम को फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते। पर इन्होंने इनको गलत प्रूव किया और एटम को फर्दर डिवाइड कर दिया। उसको इलेक्ट्रॉन्स बताए। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स कैसे बताए थे? इन्होंने ये तो नहीं, कोई देखा नहीं था इन्होंने कभी भी इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी हमारे हमारे जो है एटम हो गया या फिर न्यूक्लियस हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये सब माइक्रोस्कोप से देखे नहीं जा सकते हैं। इनको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इनके नेचर के आधार पे प्रूव किया जाता है, ठीक है? तो इनकी जो एक्सपेरिमेंट था जे थॉम्सन का, वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। और वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की फ़ोटो तो आपको वैसे मिल गई होगी अपनी स्क्रीन पे। तो वो कुछ इस प्रकार का था कि इन्होंने पहले एक ट्यूब ली थी, ठीक है? उसमें जो है वैक्यूम क्रिएट किया ट्यूब में, यहाँ पे जो है वैक्यूम पंप लगाया और फिर इसको यहाँ पे इन्होंने एक मेटल रखा, यहाँ पे दूसरा मेटल रखा। इन सबको जो है एक बैटरी से, हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। इसको हाई वोल्टेज बैटरी से जहाँ से जोड़ दिया। फिर जो हमारा ये वाले नेगेटिव वाला एरिया था, वो कैथोड का काम कर रहा था। जो पॉजिटिव वाला एरिया था, वो हमारा एनोड का काम कर रहा था, ठीक है? इसकी जो क्लियर फोटो है वो आपको मिल गई है, तो मैंने ऐसे ही अपना रफ डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाया है। तो ये एक हमारा नेगेटिवली चार्ज था और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज एंड था। तो फिर ये नेगेटिवली चार्ज एंड हमेशा जो है कैथोड का काम करता है, पॉजिटिवली चार्ज एंड हमेशा एनोड का काम करता है। तो इन्होंने देख और फिर इन्होंने क्या किया, जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज एरिया है, उसके चारों तरफ जो है फ्लोरेसेंट शीट लगा दी थी। उन्होंने कोई फ्लोरेसेंट सा शीट लगाई, ये कुछ ऐसा मटेरियल लगाया जिस पर अगर कुछ भी पड़ता है, कोई भी चीज़ उसको हिट करती है तो वो ग्लो करने लग जाता है। जैसे कि आपकी ट्यूबलाइट ही हो गई है ना, ट्यूबलाइट में भी तो यही होता है, अगर कि ट्यूबलाइट में भी एक फ्लोरेसेंट गैस भरी होती है। जैसे ही आपको गर्मी पैदा होती है, जैसे जो पार्टिकल बहुत ही तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं, तो वो जो ग्लो करने लग जाती है, ठीक है? ऐसे आपका जो नियॉन बल्ब भी इसी तरीके से काम करता है, ठीक है? तो इन्होंने इस फिलॉसफी का यूज़ किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज़ मेरी हिट करेगी, तो मुझे पता चल जाएगा, ये ग्लो से पता चल जाएगा। जो मेरी फ्लोरेसेंट मटेरियल है वो ग्लो करने लग जाएगा, ग्रीन ग्लो करने लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने नेगेटिवली चार्ज किया अपने कैथोड को, तो उसमें से काफ़ी सारी रेज़ निकलने लग गई। नेगेटिवली चार्ज रेज़ निकलने लग गए। क्यों निकल रही हैं ये रेज़? क्योंकि ये जो है नेचर होता है हमारे, जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नेचर है, ठीक है ना? जितनी भी हमारे मैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, या फिर जो हमारी अर्थ की भी मैग्नेट होती है, सब के सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ दौड़ेंगे, उसकी तरफ घूमेंगे, ठीक है? उसकी तरफ जाएँगे। ये प्रिंसिपल होता है हमारा। तो यही हुआ कि कुछ पार्टिकल जो है पॉजिटिव, हमारे जो है कैथोड से कुछ पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज में दौड़े, उनको जो है तेजी से उसकी तरफ बढ़े, जिससे इन्हें पता चल गया, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ इधर जा रहे हैं, तो उन्हें पता चल गया कि कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है एटम में। एटम में कोई चीज़ होती है जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है, और उसको सुपर चार्ज करने के कारण वो जो है हमारी एनोड की तरफ बढ़ रही है। और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, ठीक है ना? और फिर इन्होंने फर्दर अपनी कैलकुलेशंस के आधार पे, फर्दर एक्सपेरिमेंट के आधार पे इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का चार्ज भी निकाल लिया था। उन्होंने निकाला कि ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का चार्ज होता है इस पे, ठीक है? इसको एक यूनिट भी बोल देते हैं अब। पर जो चार्ज होता है ये बेसिकली, ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है। तो ये इनकी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, ठीक है? इसी के ज़रिए इन्होंने जो डिस्कवर किया अपना, इनकी थ्योरी को प्लम पुडिंग भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ये तो बता दिया था कि एक एटम होता है, एटम के अंदर छोटे-छोटे से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना? जिनका जो मास होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है? 1/1800 टाइम्स छोटा होता है हमारे एटम के मुकाबले में। ये इन्होंने इसका साइज़ भी निकाल लिया था और चार्ज भी निकाल लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स का।
इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ हमें जे जे थॉमसन के कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। और पर इनका जो डायग्राम था वो एकदम ही पुडिंग की तरह या फिर एक तरबूज की तरह दिखाई दे रहा था, जिसके अंदर छोटे छोटे बीज थे, नेगेटिवली चार्ज छोटे छोटे बीज थे, सीड्स थे। तो इसलिए इनकी थ्योरी को प्लम पुडिंग थ्योरी भी बोला गया था, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी बोला गया था। इसके बाद जे जे थॉमसन के स्टूडेंट आते हैं जिनका नाम होता है रदरफोर्ड, ठीक है। अच्छा, वैसे इनसे पहले एक और आते हैं जे चैडविक। जे चैडविक के बारे में आपको एक्सपेरिमेंट्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा, पर एग्जाम में नाम पूछा जा सकता है आपसे कि जो न्यूट्रॉन है वो किसने ढूंढा था, तो वो जे चैडविक ने ढूंढा था न्यूट्रॉन। बस इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है। और जो जे चैडविक हैं वो जे 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 थॉमसन के स्टूडेंट थे, और जे चैडविक के स्टूडेंट हमारे रदरफोर्ड, मतलब ये दोनों के दोनों, रदरफोर्ड भी और हमारे जे चैडविक भी दोनों ही थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, ठीक है ना। कोई पहले आया कोई बाद में आया, पर दोनों के दोनों ही हमारे जे जे थॉमसन के ही स्टूडेंट्स थे। उसके बाद फिर रदरफोर्ड आते हैं। रदरफोर्ड जो है जे जे थॉमसन की थ्योरी को गलत प्रूफ कर देते हैं। इनको बताते हैं कि तुम्हारी थ्योरी में काफ़ी सारी कमियां हैं, मैं तुम्हारी थ्योरी को परफेक्ट बना सकता हूँ। इनकी जो थ्योरी थी उसमें सबसे बड़ी, जो अगर आपको लिमिटेशन पूछा जाए तो स्टेबिलिटी का आप लिख सकते हो। वैसे तो इनकी पूरी थ्योरी स्ट्रक्चर इन्होंने गलत बताया था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बताया था। पर अगर एग्जाम में पूछे ऑप्शन में आपको स्टेबिलिटी का गिवन हो तो आप लिख सकते हो कि जे जे थॉमसन की थ्योरी में उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया था, ठीक है ना। फिर से रिवाइज करते हैं। जो हमारे जॉन डाल्टन है उनकी 3 कमियां थी। उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने डिविजिबिलिटी के बारे में नहीं बताया था कि एटम को फर्दर कैसे डिवाइड किया जा सकता है, और उन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बताया था। जबकि हमारे जे जे थॉमसन का जो स्ट्रक्चर था वो गलत था, और उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था। जो हमारे रदरफोर्ड आते हैं, रदरफोर्ड जो इनके एक्सपेरिमेंट को गलत प्रूफ कर देते हैं और वो अपना एक नया स्ट्रक्चर बना के देते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा रे एक्सपेरिमेंट किया था हमारा, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए रदरफोर्ड ने काफ़ी सारी जे थॉमसन की थ्योरीज को गलत प्रूफ किया था, और ये सही चीज़ बताई थी। उन्होंने बताया था कैसे जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और उसके अंदर ही हमारा प्रोटॉन्स होता है, प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस हमारे सेंटर में होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। हमारा प्रोटॉन्स और जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम सेंटर में होता है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, हमारे न्यूक्लियस का चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। ये प्रूफ किया था रदरफोर्ड ने अपने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जरिए। क्या था उस एक्सपेरिमेंट में? उस एक्सपेरिमेंट की भी फोटो आपको मिल गई होगी अपनी स्क्रीन पे। अगर मैं उसको समझाऊं तो उसमें क्या था, एक जगह इनका बॉक्स था और ये पूरी चारों तरफ रिंग थी, बीच में इन्होंने गोल्ड प्लेट का यूज किया था, ठीक है ना। मैंने एक रफ से आपको डायग्राम बना के दिखाया है कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया था। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया है वह अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं। तो ये डबल चार्ज हीलियम के न्यूक्लियस होता है, डबल चार्ज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, ठीक है ना। जो आपका हीलियम होता है दूसरा सबसे लाइट एटम्स होता है, सबसे लाइट एटम तो आपको पता है हाइड्रोजन होता है, फिर दूसरे नंबर पे हमारा हीलियम आता है, ठीक है। तो हीलियम होता है, उसके डबल चार्ज एटम को यूज किया गया था एज ए अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। जो डबल चार्ज हीलियम के एटम होता है उसको ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, उसके न्यूक्लियस को, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का तो यूज होता ही नहीं। जो डबल चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन्स का तो हमारा यूज होता ही नहीं, ये डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। ये जो है डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन्होंने डबल क्यों कहा गया है हमें, क्योंकि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का जो यूनिट होती है, हमारे चार्ज बताया था 1.6 इंटू 10 की पावर 19, 10 की पावर -19, इसको 1 यूनिट माना जाता है। इसको माना जाता है कि ये 1 यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है ना। तो ये डबल यूनिट थी, यानी कि इसका इंटू 2 में जितना होता है उतनी ज़्यादा चार्ज होती है हमारी, यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर 19
इन पार्टिकल्स का चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज थे। हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इन्होंने जब इसको बॉम्बार्ड किया, एक गोल्ड की प्लेट पे बॉम्बार्ड किया था, गोल्ड की शीट पे या फिर गोल्ड की फॉइल पे बॉम्बार्ड किया था। तो गोल्ड का फॉइल ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि हम आगे आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जब पढ़ाएंगे जब भी समझाएंगे कि गोल्ड होता है बहुत ही ज़्यादा मैल्यूबल होता है। इसको पतले से पतला करा जा सकता है, इतना ज़्यादा थिन किया जा सकता है जितना किसी और मेटल को नहीं किया जा सकता। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हमारा गोल्ड होता है, उसके बाद में हमारा सिल्वर होता है। तो इसी के कारण आपने देखा होगा कई बार मिठाइयों पे जो सिल्वर की चादर नहीं बिछाई जाती, मिठाइयों पे आप कहेंगे चांदी भी लगी हुई है, तो वो इसीलिए जो है चांदी का यूज़ किया जाता है क्योंकि चांदी को इतना पतला किया जा सकता है। अब ये थोड़ी आपको जो है फॉइल का या फिर एल्यूमीनियम का, आयरन का जो है जो है मिठाइयों पर लगा दोगे तो मेटल इतना भारी मेटल रहेगा वैसे ही आप मर जाओगे। इसे चांदी का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत ही पतली-पतली सी बनाई जा सकती है। और जो गोल्ड होता है वो उससे भी कई गुना ज़्यादा पतला करा जा सकता है। इतना ज़्यादा पतला इन्होंने जो है एक फॉइल लिया था और उसके ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी थी। उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को जो है छोड़ा था, उस पर बॉम्बार्ड किया था। फिर इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो जो है हमारे सीधा-सीधा ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो सीधा-सीधा चले गए, ठीक है ना? जैसे छोड़ा था जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गए बिना कि आए देखा ना बाएँ देखा, सीधा ऊपर जो है हमारा चले गए। अच्छा ये इन्हें कैसे पता चला कि ये सीधा गए हैं या तिगड़ा गए हैं क्योंकि देख तो सकते नहीं थे। तो इसके लिए इन्होंने चारों तरफ स्क्रीन लगाई थी। जो स्क्रीन लगाई थी ये एक फ्लोरेसेंट मटेरियल का यूज़ किया था, हमारे जिंक सल्फाइड का यूज़ किया था एक्चुअल में अगर हम और ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो। ये जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल का यूज़ किया था, चारों तरफ लगा दी थी स्क्रीन ताकि जिस डायरेक्शन में जो हमारा अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट करे, हमें पता चल जाए स्क्रीन से हमें पता चल जाए कौन सी डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल ने रिफ्लेक्ट किया है, ठीक है? तो जब अल्फा पार्टिकल स्क्रीन में इधर पड़े तो इधर जो है ग्रीन रोशनी हो गई, जब उधर पड़े तो वहाँ पे ग्रीन रोशनी हो गया, ऐसे पता चल गया इन्हें कहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल ने रिफ्लेक्ट किया है, ठीक है? और जब अल्फा पार्टिकल ज़्यादातर स्ट्रेट चले गए तो इन्हें पता चल गया कि जो एटम होता है उसका ज़्यादातर एरिया खाली होता है, ज़्यादातर एरिया में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ही नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम एरिया में मौजूद होते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का खुद में जो साइज़ होता है वो 1/1836 होता है। हमारे न्यूक्लियस के या फिर हमारे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के मुकाबले में 1/1836 होता है। जबकि जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं उन दोनों का साइज़ सेम होता है। हमारे प्रोटॉन्स का साइज़ और न्यूट्रॉन्स का साइज़ सेम होता है और इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, वह 1836 टाइम जो है ज़्यादा छोटे होते हैं हमारे प्रोटॉन्स के मुकाबले में। इसलिए जो ज़्यादातर हमारे अल्फा पार्टिकल भेजे गए थे वो स्ट्रेट चले गए थे, ठीक है ना? जो आंकड़ा निकाला गया है वो इसी बात से निकाला गया है कितने पार्टिकल जो स्ट्रेट चले गए थे और कितनों ने डिफ्लेक्ट किया। क्योंकि जो भी पार्टिकल हमारे इलेक्ट्रॉन से टकराए थे वो डिफ्लेक्ट कर गए थे। जो भी पार्टिकल्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज जब पार्टिकल्स टकराते हैं, जैसे कि आप चुंबक का जब पॉजिटिव एंड को जब पॉजिटिव नेगेटिव एंड को जोड़ते हो तो फिर वो स्कैटर हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, जहाँ-जहाँ इन्हें इलेक्ट्रॉन्स मिला, ये जो है टकरा के डिफ्लेक्ट कर गए, इस तरीके से हमें पूरा इनकी डायरेक्शन के बारे में इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट अपना दिया था, ठीक है? इतना ही आपको एग्ज़ाम में इतना ही पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पूछा जाएगा कि जो स्क्रीन थी वो किस चीज़ की बनी थी, तो वो जिंक सल्फाइड की बनी थी और कौन से पार्टिकल्स का यूज़ किया था? अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डबल चार्ज हमारे हीलियम का एटम होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है? और गोल्ड फॉइल का यूज़ किया गया था, ठीक है? और बॉम्बार्डिंग करी गई थी उन पे अल्फ़ा पार्टिकल्स की और फिर हमारे इलेक्ट्रॉन का साइज़ जो है 1836 टाइम्स छोटा होता है प्रोटॉन्स के मुकाबले में और जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है वो हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है वो सेम होता है पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स का चार्ज 0 होता है, ठीक है ना? ये टेबल हम आपको आखिर में प्रोवाइड करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है? तो ये रदरफोर्ड की हमारी थ्योरी थी। फिर इस थ्योरी में भी कुछ कमियाँ थी। इस थ्योरी में क्या कमियाँ थी कि इनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपनी कक्षा में तो घूम रहे हैं पर धीरे-धीरे अपनी एनर्जी लूज़ करे जा रहे हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी धीरे धीरे एनर्जी लूज करे जा रहे हैं और धीरे धीरे पास आ जाएंगे और बाद में जाके जो है एटम्स के अंदर टकरा जाएंगे, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जाके मिल जाएंगे। ऐसा रदरफोर्ड का मानना था। पर जो एटम होते हैं आपको पता ही है कितने ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसा थोड़ी कि कुछ एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, कुछ में अंदर होते हैं, सब में बाहर ही होते हैं। एटम्स जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल चीज़ होती है, इसलिए ये स्टेबिलिटी को समझाने में असमर्थ रहे थे। इनकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि स्टेबिलिटी को समझाने में असमर्थ रहे थे। जे थॉमसन ने भी जो स्टेबिलिटी को नहीं समझाया था, पर उन्होंने तो बिल्कुल ही स्ट्रक्चर ही गलत बताया था। उनका मानना तो प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर था उनके हिसाब से, अगर हम चले तो। ये तो थॉमसन ने बाद में ढंग से बताया कि ये सोलर सिस्टम की तरह दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारे नील बोर आते हैं। जो नील बोर आते हैं ये 1915 में आते हैं, ठीक है ना। 1915 के आसपास ये हमारे नील बोर आते हैं और इन्होंने जो है फर्दर जो है रदरफोर्ड की थ्योरीज में कमियां जो थी उनको दूर किया था। इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी अपनी जो एनर्जी लूज नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है ना। इन्होंने जो अक्षर का यूज किया था स्टेशनरी ऑर्बिट का करा था। उन्होंने बोला था तो ऑर्बिट चारों तरफ घूम रहा है न्यूक्लियस के, वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में ही घूम रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ना ही अपनी एनर्जी लूज करता है, ना ही अपनी कुछ कोई एनर्जी गेन करता है। और जब तक वो अपनी एक कक्षा में घूम रहा है, अपनी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स ना ही कोई एनर्जी गेन करेगा, ना ही कोई एनर्जी लूज करेगा, जब तक वो अपनी ऑर्बिट चेंज नहीं कर देता। अगर वो अपनी ऑर्बिट में, तो थोड़ा क्लियर डायग्राम आपको बनाता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, वैसे तो ये हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स वाला, तो ये बहुत बड़ा होता है साइज में, ठीक है। इतना छोटा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे होते हैं, साइज तो हमने आपको बता ही दिया था कितने, किसका क्या साइज होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कभी भी वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो आपको पता ही है। और वो कभी भी जो है अपनी एनर्जी लूज नहीं करता जब तक वो अपनी एक फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है। जैसे ही वो अपनी जो है ऑर्बिट में अंदर जाएगा तो वो एनर्जी गेन करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी किसी कारण से किसी केमिकल रिएक्शन के जरिए अंदर चले जाता है ऑर्बिट में, अपनी अंदर के ऑर्बिट में घूमने लग जाता है, तो फिर वो एनर्जी गेन करेगा। और अगर कोई जो है तो ये गेन करेगा, ठीक है ना। और अगर कोई एटम जो है बाहर चले जाता है ऑर्बिट से, दूसरी ऑर्बिट में जा रहा है, तो ये एनर्जी लूज करेगा। तो ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा, लूज करके ही दूर जाने की, सिंपल सी बात है, दूर जाने के लिए एनर्जी लूज करनी पड़ती है, पास जाने के लिए एनर्जी गेन करनी पड़ती है। तो ये इनकी थ्योरी थी, ठीक है, कि अगर जब तक एटम जो है अपनी ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में रहता है तो वो ठीक है। जब वो ऑर्बिट चेंज करेगा तो उसको एनर्जी गेन या फिर एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो बीच में जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते ही हैं, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अच्छा, और जो इन्होंने सेल्स हैं, ये पर्टिकुलर जो सेल और सब सेल्स हैं, इनको नाम भी दिया था। इनको जो है KLMNO ऐसे नाम दिए थे। तो सबसे पास वाली जो सेल है उसको के नाम दिया था, फिर अगली सेल को इन्होंने एल दिया था, फिर एम दिया था, उससे अगली को एन दिया था, और फिर ओ दिया था। इन नाम का कोई मतलब नहीं है, ये बस ऐसे ही इन्होंने नाम रख दिया, कुछ ना कुछ तो अल्फ़ाबेट से डिनोट करना होता है। इसे इन सेल्स को जो है नाम दे दिए गए थे KLMNO। तो सबसे पास वाली है उसको के, फिर एल, फिर एम, और फिर हमारा ओ जो है नाम दिया गया था। अच्छा, वो आपको जो है टेबल दिख गई होगी अपने स्क्रीन पे। इस टेबल में हमने आपको सभी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के जो है आपको वजन और चार्जेस के बारे में बताया हुआ है। ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, और ये बात भी, ये आंकड़ा भी याद करना पड़ेगा कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 1836 टाइम्स छोटा होता है हमारे प्रोटॉन्स के और हमारे न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में। जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें सेम चार्ज, सेम मास होता है, दोनों का मास सेम होता है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उनमें सेम चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ का सेम चार्ज होता है। जो हमारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो सेंटर में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ कक्षा में घूम रहे होते हैं, ठीक है। ये टेबल भी आपको याद करनी होगी।
तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हमने आपको सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही एक-एक बारीकी में सब कुछ समझा दिया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब इससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं है। जो टॉपिक हमने आज कवर किए थ्योरीज़ उसमें से। बाकी जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है, ये 1-2 क्लास और लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। हम आपको बड़ी डिटेल में समझा देंगे। अगर आपको इस टॉपिक से कोई डाउट हो, जो हमने आज कवर किया है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।